हेलो विद्यार्थियों, जो बच्चे अभी बीकॉम सेमेस्टर 1, बीएस सेमेस्टर 1 और बीएससी सेमेस्टर 1 में हैं, विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 का एग्जाम अभी देने वाले हैं 25-29 के सेशन वाले स्टूडेंट। तो जिनका सेशन 25-29 है या इसके बाद का कोई सेशन है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। या तो 25-29 है या तो 26-30 है या 27-31 है। ये सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत काम का है। जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम के समय देखिए और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एग्जाम आने के बाद परेशान हो जाते हैं कि सर हम अपनी तैयारी कैसे करें, इतने सारे पेपर्स पढ़ने, कुछ नहीं है अपने पास, ना गैस पेपर है ना कुछ है। मैं आपको बता दूं, गैस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी गैस पेपर में कंटेंट सही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस हर 2 साल में चेंज हो जा रहा है और गैस पेपर को पता भी नहीं चल रहा है सिलेबस चेंज हो रहा है, वो उसी तरह से डाल दिया जा रहा है। क्वेश्चन आए नहीं आए कुछ भी मतलब नहीं, जो मन किया वो क्वेश्चन उठा के डाल दिया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में आपका मैच ही नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या किए कि कंप्लीट एक सेट हम लोग बना के रखते हैं और उस सेट में जितने PYQ आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और जो पूछने के चांसेस हैं उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, यानी पूरा विश्लेषण करके जो हम लोग निकालते हैं और फिर विश्लेषण करके जो हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं उसको क्वेश्चन आंसर करके ये आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है। हम लोग जो लेकर आ रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि हम लोग जो कंक्लूजन पूरा निकाल रखे हैं सारे क्वेश्चन का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो जो बच्चे अभी 25-29 सेशन में एग्जाम देना चाह रहे हैं या उसके बाद एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। और अगर वो विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल काम का। बाकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है VAC पेपर में, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बाबू लोग VAC पेपर। और आपको बताते चले कि चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबको VAC पेपर पढ़ना कंपलसरी है। VAC पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब पढ़ना ही पड़ेगा तो सर कैसे तैयारी करें, सर कहीं कोचिंग नहीं होता है, कॉलेज में भी क्लासेस नहीं होते, तो तैयारी कैसे करें सर। तो तैयारी करने के सबसे बेहतर तरीका आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि सबसे बेहतरीन तरीके से आप उसको तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग अपने YouTube चैनल पर, जिस चैनल पर ये आप देख रहे हैं CWH यूनिवर्सिटी वाले चैनल पर फ्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फ्री पढ़ाने वाले हैं सर, फ्री क्लास लेने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लास लेने वाले हैं सारा। अब आप लोगों को सब सारा वीडियो ना प्ले लिस्ट में जाके देखना है। सारा वीडियो कहाँ देखना है? प्ले लिस्ट में जाके देखना है। आप जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे तो प्ले लिस्ट में मिलेगा VAC पेपर, BVU VAC पेपर। क्या होगा? BVU VAC पेपर। यहाँ पे सेपरेट हम एक प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, BVU VAC पेपर। जितना VAC पेपर होगा एक जगह पर सब मिल जाएगा। तो हम लोग VAC पेपर का सारा वीडियो एक ही जगह पर डाल देंगे, तो VAC पेपर के नाम से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, वहां जाके जरूर देखिएगा। और ये लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा, लगातार वीडियो हम लोग भेजेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब अगर करने का रेशियो बढ़ रहा है, कमेंट बढ़ रहा है, तो हम लोगों को भी एनर्जी लगता है कि चलो और मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चा को ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चों को अच्छा लगेगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। दूसरा, कुछ बच्चों का ये डिमांड होगा सर वीडियो तो आप फ्री कर दे रहे हैं यूट्यूब पे, ये जो टाइप करा के लिखे हैं सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, है ना, कि आप लोगों को ये PDF परचेज करना पड़ेगा। ये PDF फ्री नहीं है हमारे पास। PDF इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि बहुत खर्च पड़ता है इसको टाइप कराने में। हम तो फ्री सर्विस दे देंगे लेकिन PDF फ्री नहीं है। तो PDF के लिए हमने एक कोर्स बना रखा है, BCom BA और BSc का एक कोर्स बना रखा है। ठीक है, PDF कोर्स जो 199 रुपीज़ का है, PDF कोर्स जिसका वैल्यू है 199 रुपीज़। तो BCom का भी सेमेस्टर 1 का वहाँ लिखा है, BCom सेमेस्टर 1 PDF, BSc सेमेस्टर 1। मैं आपको बता दूं कि BCom में सारे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। MDC पेपर उल्टा पलटा नहीं रखिएगा, MDC पेपर सबका अलग अलग रहता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो भाई सब पेपर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। MDC में हम 3-4 पेपर पढ़ाएंगे, अगर वो आपका सेट बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि सब अलग अलग पेपर रखोगे तो हम पागल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। दूसरा, BA में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सब का मेजर पेपर माइनर पेपर मिल जाएगा। कॉमन पेपर सबका मिलेगा। कॉमन पेपर का मतलब जो सारे लोगों का होता है। कॉमन पेपर कौन कौन होता है? तो BAC पेपर कॉमन है, SEC पेपर कॉमन है, उसके बाद AEC पेपर कॉमन होगा सबका, IKS पेपर कॉमन है, ये सबका मिलेगा, सबका मिलेगा। और एक पेपर MDC, अगर MDC पेपर हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट आप चुने होंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे 3-4 MDC हम पढ़ा देंगे, लेकिन सारा MDC पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। कितने पेपर हो गए? मेजर और माइनर साइंस में मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। BSc साइंस का मेजर माइनर अवेलेबल नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि BSc साइंस का मेजर माइनर नहीं है। बाकी ये सारे पेपर तो आप खरीद ही सकते हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे पेपर में हमको अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करके दिया, आपको कोई गैस पेपर नहीं खरीदना है।
ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल गैस पेपर मिल रहा है, और ये डिजिटल गैस पेपर विथ वीडियोज मिल रहा है, वीडियो के साथ मिल रहा है। आज तक आप गैस पेपर खरीदते थे उसमें खाली थ्योरी लिखा रहता था, कोई समझाता नहीं था। ये पहली बार हो रहा है कि आपको डिजिटल गैस पेपर मिल रहा है और उसमें सब समझाया गया है। उसका कंप्लीट वीडियो बना के हम समझाएंगे, एक मतलब टॉपिक का वीडियो बना के हम समझाएंगे। तो बहुत बच्चा बोलता है सर इतना लिखेंगे। दो काम कर सकते हो, अगर आपको गैस पेपर नहीं खरीदना है, यहाँ से पीडीएफ कोर्स नहीं खरीदना, तो वीडियो से देख के लिखो। लेकिन अगर वीडियो से देख के लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, समय चला जा रहा है, वेस्ट हो रहा है टाइम, तो आप भैया 199 तो लगा ही सकते हो इतने सारे पेपर के लिए। 7 सब्जेक्ट देते हैं, अगर हम भाग भी दे देते हैं ना बाबू, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, वही 27 रुपये पड़ता है एक सब्जेक्ट का। और 27 रुपया पड़ता है एक सब्जेक्ट का, उतना हम तो विद्या गैस पेपर खरीदते हो आप। इतने में तो गैस पेपर खरीदते हो जहाँ पे वीडियो नहीं मिलता है, जहाँ पे समझाया नहीं जाता है गैस पेपर को। आपको पहली बार ऐसा है कि गैस पेपर भी मिल रहा है और साथ ही साथ उसको समझाया भी जा रहा है। और ऐसा गैस पेपर जहाँ 100% गारंटी है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये सारे पेपर का आप खरीद सकते हैं साइंस वाले। अभी हम लोग मेजर माइनर सेमेस्टर 2 से सारा आएगा, सेमेस्टर 2 से साइंस का भी, आर्ट्स का सारा मेजर का आएगा, और कॉमर्स का तो आएगा ही आएगा। तो सेमेस्टर 2 में जब आप जाएंगे, सेमेस्टर 1 का एग्जाम लिखने के बाद, तो शुरुआत में ही खरीद लीजिएगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 में शुरुआत में, यानी 1 महीने के अंदर आपको ये अपलोड मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, जाके चेक करके खरीद सकते हैं। शुरुआत से पढ़िएगा, सारा कंटेंट मिलेगा, यानी आपको बीएससी, बीए और बीकॉम का सारा ऑनर्स पे मेजर माइनर सब मिलेगा आपको सेमेस्टर 2 से, ठीक है। सेमेस्टर 1 में हम लोग इसका सिर्फ मेजर माइनर अभी नहीं दे पा रहे हैं, बाकी सबका मेजर माइनर अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। तो आप कोर्स खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे? तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करते समय पूरा डिटेल भरेंगे, अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद, बहुत अभी नया हमारा एप्लीकेशन में एक चेंज आया, अभी अचानक याद आया, उसमें पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, आपको OTP से लॉगिन करने बोल रहा है। तो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP डालिएगा, उसका डिटेल भरने बोलेगा, डिटेल भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ आपको डिटेल भरने जैसे बोलेगा, क्योंकि बहुत लोग OTP लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड वाले में तो पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट करना, ऊपर में लॉगिन में जाना है, मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है, सबमिट कर देना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद कैटेगरी पूछेगा, तो ऑल यूनिवर्सिटी चुनना है। उसके बाद पेड कोर्स में जाएगा सबसे नीचे, पेड कोर्स में सबसे नीचे में जाएगा, तो ये तीनों कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो BA वाला चुनिएगा, कॉमर्स वाला बीकॉम, और बाकी लोग BSc चुनेंगे, ठीक है। वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत है तो हमारा नंबर है 9771580632 पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, येस और नो। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे, 24 घंटे नहीं, रात सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, ठीक है। रात में 1-2 बजे में मत फ़ोन कर देना है, वो फ़ोन नहीं करना है। तो भैया सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे के बीच में कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, और वीडियोज़ को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी पढ़ाई कितनी स्ट्रांग है। जब एग्जाम लिख कर आएंगे ना, तो आपको विश्वास होगा कि आदमी सही बोल रहा है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो पहले करके दिखाएंगे फिर बोलेंगे। पहला क्वेश्चन जो 2023-27 में पूछा गया था विनोबा विश्वविद्यालय में, 2023-27 के सेशन में पूछा गया था विनोबा विश्वविद्यालय में। मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का बहुत सारा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पहले नाम था इसका, अभी इंडिया को हिंदी में कर दिया गया भारत, ठीक है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इंडिया और भारत में बहुत विवाद है, सरकार चाहती भारत हो जाए, और सच मायने में भारत ही होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग भारत नाम है। जब एग्जाम होता है तो 3-4 सेट में होता है। अभी जो रूटीन है उसमें देखिएगा, BSc पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3 है, तो उसमें से सेट 1 का हम लोग जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था 2023-27 में, पहला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पे, 2023-27 में पूछा गया सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था, कब था हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारे देश में। तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का कालखंड माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, याद रखिएगा। दूसरा, राइट द नेम ऑफ एनी वर्क, वन वर्क्स ऑफ ग्रेट पोएट कालिदास। बोलता है कालिदास के बारे में एक बात बताइए। तो एक बात आपको बताना, एक शब्द लिखना है, कालिदास क्या थे। तो कालिदास के बारे में पहला, महाकवि कालिदास एक प्रसिद्ध कृति का नाम है उनका, उनके कृति का नाम है अभिज्ञान संकुतलम, अभिज्ञान संकुतलम, ये इनके काव्य का नाम है जो इन्होंने लिखा था। राइट द नेम ऑफ द वन नेबरिंग कंट्री सिचुएटेड द साउथ ऑफ इंडिया। भारत के साउथ साइड में, भारत के दक्षिण साइड में स्थित एक हमारा पड़ोसी देश कौन है। तो याद रखिएगा, हम लोग अगर दक्षिण साइड की बात करें तो दक्षिण में एक ही देश है जो है श्रीलंका, एकदम लटकल है नीचे में, ठीक है। ये भारत का नक्शा आप जानते हैं ना, मान लो भारत का नक्शा तो यही ना लटका, दक्षिणी साइड है ना, तो दक्षिण में एक देश है श्रीलंका,
ठीक है, हमारा पड़ोसी श्रीलंका हमारा पड़ोसी है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण साइड में अकेला पड़ोसी है श्रीलंका। आगे लिखा है कि नेम एनी वन रिवर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम बताइए। तो भाई गंगा नदी कहाँ जाती है, बंगाल के खाड़ी में ना, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबसे अंतिम जो पड़ाव है गंगा का वो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गंगा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर्क्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि कार्य में लगा हुआ था, भारत की जनसंख्या का लगभग 50 से 55% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा हुआ, भारत की जनसंख्या का लगभग 50 से 55% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा हुआ, यस और नो। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पीडीएफ बाइलिंगुअल है, ये हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं तो गैस पेपर या तो प्योर हिंदी है या प्योर इंग्लिश है, कुछ बच्चों को प्योर हिंदी नहीं बुझा रहा है, कुछ बच्चों को प्योर इंग्लिश नहीं बुझा रहा है, भैया सब चाहिए खिचड़ी, एकदम मिला हुआ चाहिए दोनों को, तो देख लो ये खिचड़ी है, यहाँ हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश पढ़ के समझ लो, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा हिंदी पढ़ के समझ लो, दोनों है बाइलिंगुअल। तो पहली बार ऐसा आपको गैस पेपर मिलने जा रहा है जो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की व्याख्या कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना कैसी थी, तो नगर योजना जबरदस्त थी, बढ़िया थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी, एक अच्छा सिस्टम था जो अभी हम लोग अपने यहाँ गाँव में नहीं कर पाते हैं, वैसी व्यवस्था उस समय नगर योजना की थी। दूसरा है कि नगरों को बहुत योजनाबद्ध व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसाए गए थे वो बहुत बेहतर तरीके से बसाए गए थे। आगे लिखा गया है कि नगरों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग वर्ग और निचला वर्ग, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाले में कौन लोग रहते हैं, जो अमीर लोग हैं ऊपर रहेंगे, बाकी लोग नीचे रहेंगे। और क्या है, दुर्ग क्षेत्र ऊंचे चबूतरे पर बना होता था ना, ऊपर यह महत्वपूर्ण भवन होते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऊपर वाला क्षेत्र में होता था, और नीचे वाले क्षेत्र में जो है वो नॉर्मल लोग रहते थे, आम लोग। लेकिन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी, यानी टाउनशिप बहुत अच्छा बनाया हुआ था। मतलब अभी समझो कि बड़े बड़े शहरों में जैसे टाउनशिप नहीं बनाए जाते हैं, उतनी अच्छी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से प्लान वे में उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय नगर बसाए गए थे, शहर बसाए गए थे, जिसमें शौचालय की व्यवस्था थी, जिसमें पानी निकासी की व्यवस्था थी। आज तो बड़े बड़े शहरों में नाली की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था थी, हवादार कमरे की व्यवस्था थी, पूरा मतलब सिस्टमैटिक आपका व्यवस्था था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये माना जाता है। तीसरा क्या है, निचला नगर वह था जहां सामान्य लोग रहते, आम लोग रहते थे। ऊंचा वाला नगर वो था जहां राजा महाराजा मंत्री संतरी ये सब रहते थे। सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे के समकोण को काटती थी, सड़कें एकदम सीधी होती थी जिससे जाल जैसी योजना बनती थी, लगता था मकड़ी जैसे, ऐसे सीधा होता था, ऐसे सड़क है अरे एकदम ऐसे कटता था तो लगता था एकदम जाल है मकड़ी का, उस तरह का बनता था। आगे लिखा है सड़कें चौड़ी और सुव्यवस्थित थी जिससे आवागमन आसान हो जाता था। सड़कें, घर पक्के ईंट से बनाए जाते थे, उस समय सोचो पक्के ईंट से घर बनते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, और मजबूत होते थे। अधिकांश घरों में कई कमरे, आंगन और स्नानागार होता था, यानी बाथरूम है, आंगन है और कमरे हैं। घर सड़कों के दोनों ओर बनाए जाते थे, रोड के दोनों तरफ घर बनाए जाते। तो उस समय हम लोग ये सिस्टम सीखे थे कि रोड के दोनों तरफ घर बनाना है। कई घरों में पानी की सुविधा के लिए निजी कुएं भी थे। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से था कि एक जल निकासी व्यवस्था थी, यानी आप अपने घर में नहा रहे हैं तो पानी कैसे निकल के आपके शहर से बाहर जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई थी, जिसको बोलते हैं नाली की व्यवस्था, जो आज गांव में भी नहीं है, बहुत सारे जगह जहां पे नाली की व्यवस्था नहीं है। और लिखा है हर घर का नाला सड़क के मुख्य नाले से जुड़ा होता था, हर घर का जो नाली होता था मेन नाली से जुड़ा होता था, यानी उस समय व्यवस्था थी जो आज शहरों में नहीं है। नालियों को पत्थर या ईंट की पट्टियों से ढका जाता था। आज भी देखिए शहर में नाली बनता है उसको ढक दिया जाता है, तो उस समय भी ढका जाता था, यानी वैसी व्यवस्था उस समय थी। जल निकासी व्यवस्था से नगर साफ और स्वच्छ रहते थे। जल निकासी व्यवस्था होने से नगर क्या है, साफ और स्वच्छ है। नगरों में सार्वजनिक भवन भी बनाए जाते थे, सार्वजनिक मतलब जहाँ सब लोग बैठ के कोई काम करेंगे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसका प्रसिद्ध उदाहरण था। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मतलब बड़ा सा बाथरूम बना हुआ था, जैसे हम लोग अभी गांव में जिसको बोलते हैं तालाब। जब हम लोगों का कोई गांव का कार्यक्रम होता है ना, कोई मर गया या कुछ हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो तालाब है जहाँ पे लोग जाके नहाते वहाते सब कुछ करते। तो उसी तरह से उस समय भी बनाई हुई व्यवस्था थी। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े भंडार गृह बनाए थे। लार्ज ग्रेनेज वेज वेयर बिल्ड टू स्टोर फूड ग्रेन्स। व्यापार के लिए बाजार भी होते थे, वहाँ पे बाजार थे, बाजार में लोग खरीदते बेचते थे, उस समय भी था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही उन्नत थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू लोग, ये रहा आपके स्क्रीन पे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। कोई भी बता सकता है भारतीय आज़ादी आंदोलन में
महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। चलिए, महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला कौन सा? महात्मा गांधी सत्य अहिंसा को संघर्ष का मुख्य सिद्धांत मानते थे। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और देश की आज़ादी का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने 1917 में नील किसानों की सहायता के लिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने फसल खराब होने से परेशान किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और उन्होंने 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लोगों को विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह के तहत प्रसिद्ध दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में ब्रिटिश नमक कर का विरोध किया गया था। अगला है, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और तत्काल स्वतंत्रता की मांग की कि हमको तुरंत आज़ादी चाहिए। उनके नेतृत्व ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में एकजुट किया और उन्होंने समाज में एकता, शांति और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके महान योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता में महान योगदान दिया है। यानी महात्मा गांधी का बड़ा रोल है भारत की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी में बड़ा रोल। अगला क्वेश्चन एक और है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का एग्जाम्पल, मतलब उसके बारे में वर्णन कीजिए, उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो भैया झारखंड में स्वतंत्रता बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे और चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बोलते हैं झारखंड के कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें आपको बिरसा मुंडा का नाम आएगा, जिसमें आपको सिद्धू कान्हू का नाम आएगा, जिसमें आपको चांद भैरव का नाम आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला बोला, उन्होंने ब्रिटिश, मतलब ये सारे लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिश शासन और अन्याय के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। पहला नाम बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक है। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ प्रसिद्ध उल गुलान आंदोलन शुरू किया था। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। एक अन्य महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी का नाम है सिद्धू मुर्मू। पहला बिरसा मुंडा हो गया, दूसरा सिद्धू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू कौन थे? तो भाई उन्होंने कान्हू मुर्मू के साथ, अपना भाई था इसलिए नाम है सिद्धू कान्हू, कान्हू मुर्मू के साथ 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ था। तिलका मांझी तीसरा। तिलका मांझी भी इस क्षेत्र में बहुत आगे, बहुत फेमस थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी नेता में से थे। यानी सबसे पहले अगर आदिवासी नेता कोई विद्रोह किया, चाहे बिरसा मुंडा हो या सिद्धू कान्हू से पहले, वो है तिलका मांझी। एकदम गुस्सैल टाइप का लिखा है, अंग्रेज शासक जो उस समय था वो लिखा अपने किताब में कि गुस्सैल टाइप का आदमी था तिलका मांझी। उन्होंने आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया। उसके बाद एक और है जतरा भगत और ताना भगत। बोलता है जतरा भगत ने भी ताना भगत आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। ताना भगत आंदोलन ने अहिंसा, सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। और स्वतंत्रता सेनानियों, बोलता है इस तरह के झारखंड के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में झारखंड को, मतलब आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और भारत को आज़ादी कराया। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या विशेषता है? तो चलिए देख लीजिए भारत के संविधान का। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब भारत का संविधान भारत का सबसे टॉप कानून है, सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया, तो इसको संविधान सभा अपनाया कि ये संविधान ठीक है। फिर इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। बोलता है संविधान सभा का जो मसौदा तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ, वो तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके नेतृत्व में तैयार हुआ, इनका लीडरशिप में मेन लीडर यही थे। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी कि भारत के अंदर क्या है? पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सब कुछ इसके पास है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और साथ ही साथ लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 6 हमारे मौलिक अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इससे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी शामिल है, यानी इसमें हम लोगों का कुछ कर्तव्य भी है। संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था मतलब है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेगा। यह सभी नागरिकों के लिए कानून बनाता है और सबको एक समान जो है कानून लागू करता है सबके लिए। यह लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। ये एक ऐसा जुडिशियल पावर दे रहा है जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सके, जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कर सके। संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। यानी संविधान में ये सिस्टम है कि आप जैसे ही वयस्क हो जाते हैं, 18 साल से अधिक उम्र के हो जाते हैं, आपके पास वोटिंग राइट हो जाता है, आप वोट दे सकते हैं और अपनी सरकार चुन सकते हैं कि आपकी सरकार कौन होगी।
यह नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बढ़ाता है। इट प्रोमोट्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स। आगे लिखा है, यह सभी भारतीयों के लिए एकक नागरिकता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियंस। अगला है, इससे सरकार को दिशा देने के लिए, यानी सरकार कैसे चलेगी, किस तरह से काम करेगी, उसके लिए नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए हैं। एंड इट कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू गाइड द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। संविधान कुछ मामले में कठोर है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार के मामले में कठोर है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। चाहे दुनिया की कोई सरकार आ जाए, हमारा मौलिक अधिकार नहीं बदल सकता, वो कठोर है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें जो फ्लेक्सिबल है, चाहे तो सरकार उसको बदल सकती है, और आज बदल रही तब तो नए कानून आ रहे हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को लोकतंत्र, न्याय और अधिकार सुनिश्चित करता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस? व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, और भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए? सामाजिक न्याय का मतलब है सबको समाज में एक जैसा न्याय मिलना चाहिए, एक जैसा सबको समझना चाहिए। आप समाज में वो जो ऊंच नीच वाली जाति थी उस व्यवस्था को खत्म कीजिए, सबको बराबर अधिकार मिला, हर व्यक्ति के पास बराबर अधिकार होगा, तो सामाजिक न्याय वही। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी लोगों को एक समान अधिकार, एक समान अवसर और एक समान न्यायपूर्ण व्यवहार। अगर ये हम दे दिए तो सामाजिक न्याय कर लिए। इसमें ना हम जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। उसके बाद लिखा है कि सामाजिक न्याय प्रत्येक नागरिक के लिए समानता और सम्मान सुनिश्चित करता है। हर व्यक्ति की को बराबर पावर है, इक्वल पावर है, और हर व्यक्ति को सम्मान है, क्योंकि हम किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए कई प्रावधान कर दिए हैं। संविधान ने सामाजिक न्याय देने के लिए बहुत सारे प्रोविजन बनाए। संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान है। यानी ये बताता है, जो समानता का अधिकार है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये बताता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। आगे लिखा है, संविधान जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करता है। यह छुआछूत को समाप्त करता है और इसे अवैध घोषित करता है। संविधान में छुआछूत की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर छुआछूत रहेगा तो सामाजिक न्याय नहीं आएगा। सामाजिक न्याय लाने के लिए छुआछूत की व्यवस्था को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। संविधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है, कि जो तबके, समाज के ऐसे तबके जो पीछे हो गए हैं, जिनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, सरकार उनके लिए आरक्षण, रिजर्वेशन की सुविधा दे रखी है कि इस रिजर्वेशन का फायदा लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को कल्याण, असमानता कम करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, वो हर सरकार को जो है ऑर्डर देता है, मार्गदर्शन देता है, गाइड करता है कि कैसे आप चलाएंगे अपनी सरकारों को। यह शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की व्यवस्था करती है। यानी रोजगार में सब व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए और शिक्षा में भी सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय में महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि ये वर्ग जो कमजोर रह गए हैं या पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये प्रावधान एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने में सहायक होता है। यानी ये जो प्रोविजन है वो एक अच्छा समाज बनाने में हेल्पफुल होता है, कि जो पिछड़ा तबका है, जो नीचे रह गया किसी कारण से, उसको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार भारतीय संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान सोशल जस्टिस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत में सोशल जस्टिस संविधान में है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आएंगे रियलिटी नहीं दिखेगा। ग्राउंड पे सामाजिक सम्मान नहीं है। आप सोचते हैं कि हमको सोशल जस्टिस मिला है, सामाजिक न्याय मिला है, लेकिन सामाजिक न्याय जो हम ग्राउंड पे जाते हैं तो है ही नहीं। क्योंकि सामाजिक न्याय कहता है कि ना तो इनकम के आधार पर किसी से भेदभाव किया जा सकता है, ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि एक ही जाति के दो लोग अगर इनकम कम अधिक होता है तो भेदभाव हो जाता है। एक ही जाति के हैं और दोनों का इनकम कम अधिक है तो भेदभाव हो जाता है। तो भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय संविधान ये ऑप्शन देता है कि भाई आप अपने सोशल जस्टिस को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने सोशल जस्टिस को क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेट 1 कंप्लीट हो गया। सेट 2 का वीडियो अगले क्लास में जाएगा। हम लोग इसी तरह सेट 1 सेट 2 करके वीडियो लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका कमेंट हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, हम लोगों को के अंदर जो है एकदम पावर बूस्टर का काम करता है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना बात बताएंगे।
और एमडीसी पेपर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि एमडीसी चॉइस वाला पेपर होता है। आपने क्या चुना है वो हमें बताएंगे, तभी तो हम लोग उसका कंटेंट रेडी करके आपको दे पाएंगे। तो आप एमडीसी पेपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।